आज हम इस कड़ी में एक ख़ास मुस्लिम समुदाय के बीच हैं और उस समुदाय की जो माली हालत है वो आज़ादी के पहले से लेकर और अब तक लगभग एक जैसी बनी हुई है। इसके लिए जिम्मेवार सामाजिक व्यवस्था तो है ही, इसके साथ साथ सरकारें भी रही हैं, क्योंकि समाज में चाहे वो गरीबी उन्मूलन का मामला हो या शिक्षा का प्रचार प्रसार का हो या स्वास्थ्य से संबंधित सुविधाओं का, जब तक सरकारी तंत्र इसमें आगे नहीं आता है, अपने हाथ में नहीं लेता है, तब तक लोगों की स्थिति में सुधार नहीं होता है। अब हम आज एक नट कम्युनिटी के बीच में हैं जिसमें शिक्षा का प्रतिशत बहुत कम है, जिनकी स्थिति लगभग 80 हिंदू के बराबर है। ये लोग अपने दम पे मेहनत मजदूरी करके और मुख्य धारा में आने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें बहुत हद तक सफलता भी मिल रही है, लेकिन उसके बहुत सारे पहलू हैं जिसपे कि इनको जो दोहरा दंश जो झेलना पड़ता है वो एक गरीबी की वजह से, दूसरा मुस्लिम और तीसरा मुस्लिम में भी सबसे निम्न स्तर का। आज हमारे बीच एक बहुत ही वाइब्रेंट और डायनेमिक स्कॉलर हैं। हम उनसे ही उनके बारे में परिचय जानते हैं। आप अपने बारे में बताइए। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। मेरा नाम इमरान हुआ एंड आई एम बेसिकली फ्रॉम शामपुर। मैं शामपुर बिहार से हूँ और ये गोपालगंज जिले का गांव पड़ता है। और मैंने एमए इंग्लिश किया है पौंडीचेरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से। और टुडे आई विल स्पीक अबाउट द कंडीशन ऑफ माई कास्ट फ्रॉम विच आई बिलोंग टू। I belong to a caste called Nath Muslim community, and this community is really very backward community. If you take a look at this community from different perspective, the things will be very disturbing. The picture will be very alarming. अगर आप इस कम्युनिटी को देखें कई तरह से, जैसे आर्थिक स्थिति को देख लिया जाए या इनका देखा जाए कि इनकी पढ़ाई लिखाई की क्या स्थिति रही है या सामाजिक की स्थिति क्या रही है, तो आपको बड़ा दया आएगी इस कास्ट पर। इस कास्ट के लोगों ने बहुत तगड़ा काम किया है। जो आज हरियाणा के जो पहलवान जाकर ओलंपिक में मेडल जीत कर आ रहे हैं, पहलवान हुआ करते हैं, किसी ज़माने में यूँ कह लें 1960 में, 50 में, 1980 में इनकी परचम लहराती थी, जब पूरे इंडिया में, खासकर नॉर्थ इंडिया में पहलवानी का, कुश्ती का बड़ा क्रेज़ था। हमारे कौम के लोग, मैं फख्र से बात कर रहा हूँ कि उन्होंने कुश्ती के झंडे गाड़े। दुख इस बात का था कि जिन लोगों ने इतना सारा काम किया, आज उनके जो अभी पीढ़ी है, जैसे थर्ड जनरेशन है, नाती पोता है, वो किसी लायक नहीं रहे, क्योंकि अब कुश्ती का कोई क्रेज हमारे नॉर्थ इंडिया में नहीं रहा। और जो हमारे नॉर्थ इंडिया ने छोड़ा वो मतलब हरियाणा के पहाड़ों ने अभी अपना लिया, लेकिन यहाँ पर नहीं रहा। लोगों ने पढ़ाई को अपनाया, जैसे कोई आईटी चला गया, कोई एम्स चला गया, कोई आईएएस बना। लेकिन इस कड़ी में जो हमारी जाति के लोग हैं, ना पैसा कमी के चलते लोग पढ़े लिखे नहीं, उनकी स्थिति बद से बदतर हो गई। वरना आज हमारी जो कौम थी वो पूरे वर्ल्ड में छा जाती। तो मुझे इस बात का बड़ा फख्र है। और जैसे जैसे खलीफा के नाम से जानिए। जी, खलीफा के नाम जाने जाते हैं। और जो खलीफा वर्ड है, बल्कि जहाँ पे आप खड़े हैं वो खलीफा टोला बोला जाता है। आप देख सकते हैं सर, वहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है, नेम प्लेट लगा हुआ है। यू कैन टेक ए पिक्चर ऑफ दैट नेम प्लेट्स। एंड द चिल्ड्रंस ऑफ माई कास्ट आर रियली वेरी हेल्दी mentally and physically. What disturbing is them and what is lagging them in getting good education is poverty. Nobody is going to support them. There was a time when the education was free of cost, but in the world of rising prices, the things have turned completely changed. Now, if you want to provide quality education to your children, you must enroll them into a good school. And for enrolling into good school, you need some money. And where the people of my community, they are struggling for their bare minimum. Hand to mouth, they are struggling for their basic needs. So how can they send their children to good school? You can see that in the same village or in the same area where I live, the people from SC/ST community, they are getting benefit. In my area, where the people from Harijan community, like the father is teacher, the son is teacher, and there are so many teachers in family. But in my caste, nobody is teacher. Why? Even after getting education, they are not getting the job. The main reason is reservation. The reservation is pulling them up. But we have been put into OBC committee, and due to OBC committee, we are not maintaining. We are not fighting. Like we cannot be at par with those people. Like suppose, like the people of our committee are like fighting with the people of OBC Hindu, like कुशवाहा क्लास, कुशवाहा वर्ग, जो लोग कुशवाहा वर्ग से हैं, जो शर्मा वर्ग से हैं, जो यादव वर्ग से हैं, हमारी फाइट उनसे है। आप जरा देखिए कि जो यादव वर्ग है वो कितना संपन्न वर्ग है। लालू यादव जो हमारे गांव से हैं, हमारे जिला से, गोपालगंज जिला से हैं,
उनके फैमिली से चाहे उनके जो अगल बगल के लोग हैं उनको काफ़ी सम्मत ना मिली। जो कुशवाहा वर्ग है, अभी देखिए कुशवाहा कोई मंत्री हैं बिहार में, उपेंद्र कुशवाहा, तो ये लोग कितने मतलब माइटी पीपल हैं, मैंने इकोनॉमिकली रूप से, और जब आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है तो आपकी शैक्षिक स्थिति भी सुदृढ़ होती है, तो वो लोग अच्छे स्कूल में चला गया। लेकिन हमारी जाति के लोग तो पढ़ते हैं सरकारी स्कूल में, तो वो लाख पढ़ने के बाद भी सरकारी स्कूल की स्थिति क्या है सबको पता है। तो लोग अपने बल पर तो पढ़ाई कर लिया, लेकिन जब नौकरी हुआ, जैसे एसएससी हो गया, उन्होंने ईडब्ल्यूएस लाया, आप सर देखें कि ईडब्ल्यूएस लाया, ईडब्ल्यूएस कोटा लाया ताकि जो जनरल वर्ग में जो गरीब लोग हैं उनका उत्थान हो सके। आप देखिए कि कैसे आईटी में लोग चले गए, यूपीएससी में आईएएस लोग बने, जो कि कम नंबर लाकर बने, उनका कट ऑफ ओबीसी से नीचे गया। तो आखिर मेरे जो कौम के लोग, उनके साथ अन्याय क्यों? अगर हमारे कौम के लोगों को एससी एसटी में लाया जाता, उनकी नौकरी होती। अगर मैं भी एससी में होता तो मैं भी आज एसएससी क्वालिफाई करके कहने का अच्छा पोस्ट पर होता। तो मुझे दुख की बात क्या है, और मैं आग्रह करूँगा कि जी बालकृष्ण आयोग से, चाहे तमाम जो भी लोगों से, कि वे लोग, मैं एक ही आग्रह करूँगा सर हमारे कौम के लोगों को आप एससी में ला दो। अब देखिए जो नट हिंदू धर्म है, हमारे दो धर्म है, एक तो नट जो हिंदू मानता है उसको अपने एससी में डाल दिया, जो नट मुस्लिम अपने उसको ओबीसी डाल दिया। यार ये डुअल मापदंड क्यों, दोहरी अन्याय क्या, ऐसा दोहरी मैंने नीति क्यों यार? इसमें एक ये भी देखिएगा कि आपको थोड़ा सा बहुत बारीकी से, कि जो लोग मुस्लिम की राजनीति करते रहे, उन लोगों को लगता था कि इसमें जब एससी एसटी ओबीसी का होगा तो इसमें उनकी दुकानदारी अच्छे से नहीं चलेगी, क्योंकि फिर ये तो एम्पावर होने लगेंगे। इनको अलग अलग तरीके की गवर्नमेंट की जो स्कीम है वो इन तक पहुंचेगी तो ये एम्पावर होंगे और ये जागरूक होंगे तो हमारे बहकावे में नहीं आएंगे। तो वो आपको नहीं लगता है कि वो जानबूझ के इन लोगों को, इतिहास हुआ रहा है, आप पढ़िए फ्रेंच रिवॉल्यूशन को, आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़िए कि लुईस लोगों के साथ क्या हुआ, तो मुझे लगता है कि अब वो दिन दौर चला गया सर। आप उठाकर देखिए, इतिहास उठाकर देखिए कि अमेरिकन में जो सिविल राइट्स को लेकर आई हैव अ ड्रीम, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, फ्रेंच रिवॉल्यूशन को लेकर देखिए, चाहे और तमाम जगहों पर जो हुआ, तो मुझे लगता है कि हमारे कौम के लोग भी रोशन करेंगे सर। ये दिन दूर नहीं है। आप किसको कब तक बदलाओगे यार? आप देखिए जो हॉलोकॉस्ट हुआ जर्मनी में, सेकंड वर्ल्ड वॉर में लोगों को मार दिया गया, अगर उसमें भी फेसबुक का जमाना होता तो शायद उतने लोग नहीं मर पाते। वो जमाने लोगों को पता नहीं चला, जब तक लोगों को पता चलता तब तक बहुत सारे लोग मौत के घाट उतार दिए गए थे। अगर ये जमाना होता टेक्नोलॉजी का तो शायद जो यहूदी थे इतने बड़े पैमाने पर उनको नहीं मारा गया होता। तो इसमें तो मुझे लगता है कि जो खास करके वंचित जातियां हैं, निम्न जातियां हैं मुस्लिम समुदाय की, इसको सबसे पहले अपना रिवोल्ट अशराफ और अपर कास्ट मुस्लिम से ही करना पड़ेगा। बिल्कुल करना चाहिए सर, क्योंकि इनके विकास में सबसे पहला बाधक वो है। बिल्कुल करेंगे सर, क्योंकि वो चाहे कम्युनल टेंशन हो या किसी भी तरीके के जो दूसरे हिंदू मुस्लिम क्लासेस हो, उसके पीछे प्रोपरेटर वही होते हैं। जी 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 आप इसको कैसे देखते हैं? सर ये बहुत बड़ी बाधा है, कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं वो अपनी मानसिक जो उनकी विकृति दिखा रहे हैं, क्योंकि किसी से मानसिक विकृत है कि इंसान अपने विकास को लिए एक दूसरे को मोहरा बना रहा है, बलि का बकरा बना रहा है। तो हमारे जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, खासकर नॉन मुस्लिम कम्युनिटी को, उनके चक्कर में नहीं आना चाहिए, उनकी बात नहीं सुननी चाहिए, उनको अपनी काम करना चाहिए। और अब मतलब आप कह रहे हैं कि वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना चाहिए। बिल्कुल तार्किक वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना चाहिए, और उन्हें लगे कि हमें करना क्या है। ऐसा नहीं कि कहीं दंगा हो गया हम चले गए और आपके कंधे पर बंदूक चला दिया गया आप फंस गए, ऐसा मत करो यार। पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो, दुनिया आ गई कहाँ गई। अब तो सरकारें भी आ रही हैं, अब बिहार में शिक्षा का स्तर अच्छा हुआ कि पढ़ा के टीचर ला दिए हैं, बच्चों को वहाँ भेजो। और आज जितने अच्छे अच्छे निजी स्कूल हैं वहाँ पर भी 25% अक्षर है, तो अब भी वहाँ पर जाओ। अब सर अक्षर तो है, लेकिन दिक्कत भी है ना सर कि हमको भी रख दिया गया ना। दिक्कत तो भी है कि आप सबसे बड़ा कार्ड तो SC ST का है ना, कि जैसे SC ST जो संपन्न है वो अपने बेटा को उस कोटा का लाभ लेकर तो अच्छे स्कूल में डाल दिया, लेकिन जब हम OBC में वहाँ पर नाम से हमको हटा दिया गया। वो प्रिंसिपल भी चाहता है कि हमारे कौम के लोग आगे बढ़ें, लेकिन वो जो कार्ड का गेम है ना, जो मतलब जो लीगल काम है, उसके चलते वो बाहर कर देता है। सबसे बड़ा पैसा मेरे तार लोग है। तो आपको ये नहीं लगता है कि अब तक आज़ादी के बाद जितनी राजनीति होती रही है तो उसमें जो मुस्लिम समाज के जो नेता रहे हैं तथाकथित, जो मुस्लिम और माइनॉरिटी की पॉलिटिक्स करते हैं, चाहे वो किसी भी XYZ पार्टी में रहे हो, उनकी नीयत को आप किस रूप में देखते हैं अपने पिछड़ेपन को लेकर? सर देखिए, बहुत संदेहास्पद उनकी नीति है, और मैं कहूँगा कि अब तक की जो भी सरकारें रही हैं 1947 के बाद, 1950 के बाद इनफैक्ट, तो उन लोगों ने केवल वोट बैंक पॉलिसी अपनाया। उनका काम था केवल आए वोट लेकर चले गए, लेकिन लंबे लंबे वादे किसने कुछ किया नहीं। और जहाँ तक बात है एक बड़े कास्ट की और लोअर कास्ट की, तो जो ब्राह्मणवाद आप हिंदू में देखते हैं, ठीक वही ब्राह्मणवाद मुस्लिम वर्ग में भी है। मैंने इस चीज़ को खुद देखा हुआ है, खुद फील किया हुआ है कि जब मैं छोटा बच्चा था, से 7 और 8 ईयर्स का, जब तक मुझे होश आ रहा था, तो वहाँ पर जो हमारे अगल बगल के लोग थे, जो मुस्लिम फैमिली के लोग थे, वो लोग कहीं ना कहीं वो मतलब अपने पास नहीं आने देना चाहते थे। कहीं ना कहीं एक बहुत तगड़ी छुआछूत थी उस जमाने में, जब शिक्षा बिल्कुल नील था। और जैसे हमारे आज के लोग गरीब थे या गंदे संदे रहते थे, चाहे उनको बेसिक नीड फुल मिलती थी। तो मैंने एक चीज़ देखा कि जो
एक तगड़ी छुआछूत थी, जो ऐसे सदियों पहले, वर्षों पहले जो एक एससी के साथ एक ब्राह्मण करता था, ठीक वही मैंने भेदभाव हमारे साथ भी हुआ है। हुआ क्या है ना कि हुआ है, अभी भी हो रहा है। अभी भी हो रहा है, अभी भी। तो आपको नहीं लगता है कि ब्राह्मण दलित को लेके संवेदनशील बना है, उसके मुद्दों को वो खुद उठा रहा है? आपको बहुत सारे ब्राह्मण ऐसे भी मिलेंगे जो दलित मुद्दों को लेके आगे बढ़ते हैं, उनके पिछड़ेपन और उनके साथ छुआछूत को खत्म करने के लिए आगे आते हैं। जी। लेकिन मुस्लिम समुदाय में ऐसा नहीं हो रहा है। सैयद या शेख है या पठान है या खान है, वो नहीं कर रहा है। जी। तो इसको आप किस रूप में देखते हैं? सर देखिए, वो लोग बरगला रहे हैं। जैसे कोई सर्वे होगा, कोई बड़े लोग आएंगे तो वहाँ पर तो साथ में नमाज पढ़ लेंगे, टोपी लगा लेंगे, गले में मिल लेंगे, इसमें तो आपके अवतार पार्टी हो जाएगी। लेकिन जो मतलब जो चीज़ें फैक्ट है, जो रियल में बता रहा हूँ, कि एक होती है, दो तरीका होता है। एक होता है बॉडी लैंग्वेज, एक होता है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज, रिटेन लैंग्वेज बोल सकते हैं। तो कम्युनिटी मतलब बोलने में या लिखने में तो दिखा देते हैं कि वी आर इक्वल, लेकिन जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है उससे एकदम साफ साफ दिखता है कि सर दे कंसीडर देमसेल्फ एज सुपीरियर फेलो एंड बी दे just they keep us at a bay, and they consider as a very inferior fellow, second-rated citizen. I have seen these all things. I have experienced all these things. तो मैंने चीज़ें नोट किया कि सर वे अपने आप को मतलब एक आला अधिकारी मानते हैं। उनको लगता है ना, इतना बढ़िया कपड़ा वो पहनते हैं, जो इतर वो लगाते हैं, जो सेंट लगाते हैं, जो टोपी पहनते हैं, जो उनके अंदर जो धार्मिक ज्ञान है कुरान को लेकर, उनके अंदर नहीं है। सबसे बड़ी दुख इस बात कौम में ये भी है कि ये कौम बहुत तगड़ा कट्टरपंथ है, ऑर्थोडॉक्स है। जैसे क्या है कि अरब लोग चले गए तो अरब कल्चर को अपनाया। जैसे अब उनको कुरान पढ़ना है, तो उनको लगता है कि जो आदमी कुरान को पढ़ लिया, सही से नमाज पढ़ लिया, रोजा रख लिया, वो मतलब ये हो गया। हमारे कौम के लोग क्या है कि सबसे जाहिर सी बात है, जिनको शुद्ध हिंदी नहीं आती, इनकी इंग्लिश नहीं आती, वो अरबी क्या पढ़ेंगे? अरबी तो मेरी अपनी भाषा भी नहीं रही। तो चूँकि लोग तो केवल बेयर मिनिमम के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, तो वहाँ तो पढ़ाई दूर रहा। तो कहीं कि उस कौम को लगता है कि हम सभ्य हैं, हमें आता नहीं है। लेकिन हमें तरस आती है कि सर जो सुविधा आपको मिला है, उनको मिला होता तो भी आगे क्या होते, क्योंकि बायोलॉजिकली दे आर इक्वली, दे आर बायोलॉजिकली दे आर इक्वल। अगर ऐसा नहीं होता तो हमारे कौम के लोग पहले ही पहलवानी के झंडे नहीं गाड़े होते। अगर वो फिजिकली फिट है, मेंटली फिट है, फिजिकली फिट है, तो अगर उनको पढ़ाया जाता तो अच्छे पढ़ते, वो भी पढ़ के आइस बनते। लेकिन दुख की बात क्या है, इस कौम को किसी ने आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं किया। इसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेवार आप किसको मानते हैं? इसके लिए सर पहले ही रूलिंग पार्टी को मानूंगा। रूलिंग पार्टी के साथ साथ और जो मुस्लिम और माइनॉरिटी भी है कि इन लोगों ने माइनॉरिटी की पॉलिटिक्स करने वाले जो नेता हैं, वो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जिम्मेवार वही है। बिल्कुल सर, क्योंकि जब भी वोट आते हैं, जैसे मैं आपको बहुत ग्रासरूट का एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे मान के चलिए कि कोई पार्टी का अभी एमपी का चुनाव हो रहा है, विधान संसदीय चुनाव हो रहा है, जैसे एमपी का, तो हमें तो आज तक नहीं पता कि हमें पता है कि हमारा एमपी कौन है, लेकिन एमपी के फंड से क्या लाभ मिला मेरे कौम को, मेरे टोला को, मेरी कम्युनिटी को, कुछ समझ नहीं आया। जैसे हमारे गांव का मुखिया जी हैं, उन्होंने रोड बना दिया, बिजली दे दिया, तो समझ आता है कि चलो यार हमने मुखिया जी को वोट दिया तो मेरा वोट सार्थक रहा। लेकिन एमएलए ने क्या किया, एमपी ने क्या, कुछ समझ नहीं आता। लेकिन जैसे ही एमपी एमएलए का चुनाव आएगा, लोग आएंगे, हमारे कौम के लोग, क्योंकि वो लोग करते क्या, उनकी कड़ी बनी हुई है। ये जो प्रत्याशी खड़ा हुआ, वो कहा कि भाई चलिए इस नट कमेटी में 100 वोट है, 500 वोट है, 2000 वोट है, तो भाई कैसा इसके गाँव का कौन प्रभुत्व संपन्न आदमी है, या कौन आदमी जो इन पर प्रेशर बना सकता है, उनको पकड़े हम। तो उसने किसी से को ले, किसी को ले लिया, आदमी आया, और उस आदमी ने हमारे कौम के जो बूढ़े लोग हैं उन पर एक तरह से कहीं ना कहीं मेंटली साइकोलॉजिकली उसने एक प्रेशर डाला हुआ है, धार्मिक प्रेशर डाला है, कहा कि भाई आओ तो वोट देना है। हमारे कौम के लोग गरीब लोग क्या बोले, जहाँ वोट दिया वोट दे दिया, लेकिन उन्होंने कोई काम नहीं किया। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ सर, जैसे वक्फ बोर्ड को ले लीजिए आप। एक बहुत ज्वलंत मुद्दा है कि इंडिया में 3 जो संस्था है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, वक्फ बोर्ड, इनके पास पूरी मतलब जो अचल संपत्ति है, खासकर लैंड वगैरह, इस पर तो इशू बन रहा है। आप देखिए जो वक्फ बोर्ड क्यों बनाया गया था, वक्फ बोर्ड बनाया गया था ताकि मुस्लिम कम्युनिटी की उन्नति हो सके, उनका उत्थान हो सके, उनका प्रोग्रेस हो सके। और मुस्लिम कम्युनिटी में केवल ये नहीं कहा गया था कि केवल सैयद का हो, शेख का हो, मुस्लिम कम्युनिटी मतलब सारे लोगों का उत्थान होना चाहिए। जो लोग इंडिया के लोग थे, जो चले गए पाकिस्तान चले गए छोड़कर अपनी संपत्ति को, जिनकी संपत्ति को कोई देख नहीं करता, वक्फ बोर्ड ने अपने आप पास ले लिया ताकि जो रेवेन्यू से मिल सके, उस रेवेन्यू से उनका शैक्षिक विकास हो सके, इनकी पूरी कम्युनिटी की। लेकिन इन लोगों ने क्या किया कि सारे ऊपर से लेकर नीचे तक चेन बना, और सारे मतलब एक क्लास 1 अफसर से लेकर चपरासी तक सब में इन लोगों ने भर दिया। लोगों ने सब सैयदवाद जो ब्राह्मण जो मुस्लिम ब्रह्मवाद है, इन लोगों ने ले लिया, हमको तो कुछ मिला ही नहीं। और एक और बात है कि हमारे जो कौम के लोग हैं उनको पता भी नहीं कि हमारे हक क्या होते हैं। लेकिन अभी तो बरगलाया जा रहा है कि सरकार वक्फ बोर्ड पे बिल ला रही है, मुस्लिम को कमजोर कर रही है, तो इसको कैसे देखते हैं? नहीं सर, बिल्कुल बेबुनियाद है सर, ये बिल्कुल इलॉजिकल है। हमें सरकार पर भरोसा है, सरकार जो बहुत बढ़िया काम कर रही है। सरकार चाहती है कि इनमें बिल लाया जाए, और जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति है इनमें इनका भी कुछ हक हो, इनका भी कुछ हिस्सेदारी हो। जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, जिनकी स्थिति SC ST से बदतर है, उनके लिए भी कुछ करें। मैं सलाम करता हूँ इनकी मुहिम को, सरकार की, कि कुछ हमारे कौम के लोगों के लिए कुछ कर रही है। मुझे बड़ी खुशी होगी सर ऐसा किया जाए तो।
करते हैं? हम पढ़ाई किए हैं MIT से, और उसके बाद से जो यहाँ पे मतलब सुविधा नहीं मिला तो पढ़ाई नहीं कर पाए गरीबी के हालात से, क्योंकि बाबूजी हमारे किसान हैं और घर में सब कोई मतलब ये सब किसान ही हम लोग हैं। तो किसान मजदूर ऐसा हाँ, ही? किसान मजदूरी हम लोग मजदूरी करके वो मतलब खाते हैं पीते हैं कमाई करते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए पढ़ाई करके वो थोड़ा गरीबी मतलब पैसे के कारण से आदमी विदेश चला गया पैसा कमाने के लिए। तो बस विदेश जाते हैं और यहीं पे फिर इंडिया आते हैं तो छुट्टी में आते हैं, फिर उसके बाद अभी फ़िलहाल फाइनल आए हैं घर पे, कुछ काम धाम नहीं है, आदमी घर पे रहता है। तो आप वहाँ पे जाके ये सब चीज़ों को वहाँ देखते हैं कि वहाँ जो फॉरवर्ड मुस्लिम है खास करके, जी, जी। जैसे एक सैयद खान जी, पठान है, जी, तो उनका आपके साथ वहाँ पे व्यवहार कैसा रहता है? व्यवहार तो अच्छा रहता है वहाँ पे व्यवहार, वहाँ के लोग और इतने मतलब अच्छे हैं ना कि वो लोग जाति भादी कुछ नहीं मतलब कुछ भी जाति भेद कुछ नहीं रखते हैं। वो जानते हैं कि हाँ ये इंसान है तो इंसान की तरह बस। नहीं, जैसे अपने यहाँ के जो लोग जाते हैं वहाँ पे, जी, तो जी। वो आपके साथ कैसा भेदभाव करते हैं, कैसा बर्ताव करते हैं? ऐसा कुछ नहीं भेदभाव करते हैं, ऐसा कुछ भेदभाव नहीं करते हैं, और बढ़िया से सुरक्षित बस काम करते हैं हम लोग, पैसा मिलता है, काम नहीं करेंगे वो लोग रिटर्न भेज देते हैं। तो हम लोग अच्छे तरह से सोचते हैं कि हम लोग गरीब आदमी है, नहीं काम करते फिर पेट कहाँ से पलाएगा। आपको पता है कि इस देश में जो आंदोलन चलते हैं खास जी, करके जी, जी। मुस्लिम समाज की, जो ST और SC, ST को तो मिलता है, जी लेकिन SC के स्टेटस के लिए जो जी। आंदोलन चल रहे जी। हैं उसके बारे में आपको कुछ आइडिया है? नहीं, हम तो नहीं मतलब जो इस देश में अभी सरकार ने एक कमेटी बनाई है जी जो इसका देख रेख कर रही है, मूल्यांकन कर रही है कि जो मुस्लिम समाज में SC लेवल के जो लोग हैं जी जी उनको SC में शामिल किया जाए। जी जी। तो उसके बारे में आपको जानते हैं? नहीं, हमें तो नहीं मालूम है, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि जो लेवल के जो एक रखे हैं- KG बालाकृष्णन आयोग बना है, जी। आप सुने हैं नाम उसका? हाँ, नाम तो सुने हैं जी, हाँ, नाम सुने हैं। तो उस कमेटी के लिए आपका क्या अपील रहेगा? आप क्या उनसे? अपील यही रहेगा हम लोग के लिए कि हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग के हक के लिए आप लोग के सहायता के लिए ज़रूरत है कि वो जो सहायता जो निकाले हैं आप लोग उसमें हम लोग को शामिल किया जाए। हम लोग को मतलब गरीबी जो है SC में शामिल किया जाए। हाँ, ST में शामिल किया जाए और हम लोग के हक के लिए कुछ सरकार हमसे कुछ हम लोग को दे, और कुछ विकास करने के लिए, कुछ पढ़ाई करने के लिए हर चीज़ की सुविधा दे कि हम लोग सरकार की जो योजनाएं चलती है कई सारी, जैसे पिछले साल विश्वकर्मा योजना शुरू हुआ, जी, जी। तो उसमें क्या है कि छोटे छोटे उद्योग धंधे करने वाले, अपने स्टार्टअप लगाने वाले लोगों को सरकार मदद करती है। जी जी। तो इसके बारे में आपको पता है कुछ? नहीं, हमें तो नहीं मालूम। अच्छा, हमें तो नहीं मालूम है सर। तो संविधान द्वारा दी गई जो अधिकार हैं, खास जी। करके संविधान ही सबका एक तरीके से देखा जाए तो काया पलट करता है, जी, जी। सबकी स्थिति को जी। वही सुधारता है। हाँ। तो संविधान को आप किस रूप में देखते हैं? संविधान को तो हम इस रूप में देखते हैं कि जो इंसान अगर गरीब है, कोई मजदूरी कर रहा है, तो हमें तो लगता है कि वो तो ज़िंदगी भर मजदूरी करके कमाएगा। अगर उस आर्थिक सुविधा अगर नहीं उससे मिलेगा तो मजदूरी रह के कमाएगा, गरीबी रह के कमाएगा। तो हम तो बोलते हैं संविधान सबके लिए होना चाहिए। संविधान सबके लिए है। हाँ, और सबके लेकिन संविधान के बारे में लोग पता नहीं करते हैं, पढ़ते नहीं हैं। हाँ और संविधान में जो उनके अधिकार दिए गए हैं और उनके जो कर्तव्य हैं, जी। तो उसके बारे में उनको जानना चाहिए। जी जी और सरकार संविधान में वर्णित जो मूल्य हैं जी जी उसको लागू कराने के लिए, उसके साथ तटस्थ रखने के लिए सारे नागरिकों का जी सरकार की जिम्मेवारी है। सरकार की जो व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर हो गया, जी उसके अलावा आपका प्रशासन हो गया, बाकी सब चीज़ें हैं, वो हमेशा साथ में रहती है। जी। तो इन सब चीज़ों को लेकर से आप ये बताइए कि पहले से जो अत्याचार थे आपके ऊपर, जैसे आप जिस समुदाय से आते हैं, जी, जी। उस समुदाय के ऊपर घटे हैं कि बढ़े हैं? अत्याचार बड़े हैं, किसके? मतलब हम लोग के लिए जो हम लोग जो कास्ट रहते हैं, क्या मतलब यही रहता है कि हम लोग जो मतलब अपने मजदूरी से कमाते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो समुदाय के में जो ऊंची जाति मतलब रहते हैं लोग ना, तो हम लोग तो कोई मायने नहीं रहता है उन लोग के लिए। मेन बात है, कोई मायने नहीं रहता है। जैसे आपने मवेशी खरीदा अपने पैसे से, जी। चोरी तो किया नहीं? नहीं नहीं नहीं। ये वाले का जो है ना, ये तो बात है कि हम लोग को मिलता है, हम लोग को कुछ नहीं मिलता है। रिचार्ज सामान जो भी है उन लोगों को तो नहीं मिलता है। कुरान और संविधान जी। दोनों को आप
जो पिछड़े और जो दलित या हाशिए के जीवन जीने वाले जो मुस्लिम समुदाय है उसको किस रूप में आप देखते हैं? सर देखिए, कुरान भी एक तरह से टेस्टामेंट है और संविधान भी एक तरह से ऐसा बुक है, भी एक तरह से हम टेस्टामेंट मानते हैं जिससे पूरी इंडिया चल रही है। अब पूरी दुनिया में हर कंट्री का एक संविधान है। आप एक देखिए साउथ अफ्रीका के किसी ज़माने में, जब साउथ अफ्रीका 1994 में और नेल्सन मंडेला जब वहाँ के फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे, उसके पहले उसकी स्थिति बड़ी भयावह थी, अंग्रेजों ने किया था। लेकिन जब वो आदमी पढ़ाई किया, उसने जो लॉ की पढ़ाई किया, तो आज कभी किसी ज़माने में उस देश का कोई संविधान नहीं था। आज वो दुनिया के सबसे सुंदर संविधान में से एक है, वहाँ का साउथ अफ्रीका का संविधान। तो ठीक वैसे इंडिया का संविधान भी बहुत समृद्ध है सर। हम उसका मतलब एक बहुत ही प्रॉपर उसका सम्मान करते हैं, कुरान का भी सम्मान करते हैं। कुरान, जहाँ तक बात है कि कुरान आप पढ़ें, कुरान का सही से इंटरप्रेट करें। आप जाइए यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका की जो यूनिवर्सिटी है, जो वहाँ की वन ऑफ द फाइनेस्ट यूनिवर्सिटी है, कैलिफोर्निया, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, वहाँ के मेन कुरानी वर्सेस लिखे हुए हैं। तो वहाँ पर रिसर्च हो रहा है सर। क्योंकि दिक्कत हमें इस बात से है ना सर कि यहाँ के लोग कुरान को एकदम बिल्कुल ले लिए ऑर्थोडॉक्सी में लिया है, उसको मुद्दा बनाकर सैटनिक वर्सेज, आप देखिए सैटनिक वर्सेज, लज्जा, ये जो चीज़ें चल रही हैं। आप जो एक छोटा गाँव का लड़का है वो क्या जानता है, उसका घर नहीं बना है, वो पढ़ाई नहीं किया है, उस पर क्या पढ़े, उस चक्कर में क्यों पढ़ना यार। हम जो आदमी हैं भर पेट खाना खा लें, पढ़ाई कर ले, घर में लें, तब तो आगे बढ़ पाएंगे। आप कुरान पढ़िए, कुरान इसलिए कि आपको मेंटल पीस मिल सके। कुरान हो गया, बाइबल हो गया, गीता हो गया, जितने दुनिया के जितने तमाम धर्म हैं, मजहब में सिखाता आपस में बैर रखना। मजहब नहीं करता कि आप गलत काम करो, तो मुझे लगता है कि आप उसको पढ़िए, नमाज पढ़िए, मेंटली फिट सुकून रखिए। लेकिन आप कुरान के आड़ में कोई आपको बरगला रहा है तो मत बरगाइए कि कोई ये कहे कि नहीं जो मुस्लिम है वो टॉप क्लास सिटीजन है, जो हिंदू है उसे मतलब नीचे दर्जे के हैं, वो बहुत है नीचे दर्जे का, एक गलत बात है। ऑल आर इक्वल, साइंटिफिकली ऑल पीपल आर इक्वल, सबको अपना अपना मार्ग है, किसको सुकून मिलता है। तो मुझे लगता है कि संविधान और कुरान दोनों एक बहुत साइंटिफिक बुक है और हमें इसको एक मतलब एक प्रॉपर डिसिप्लिन में समझना चाहिए, एक साइंटिफिक में समझना चाहिए। अब जो कि दिक्कत इस बात से है कि इस देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे लोग, मुझे लगता है कि जो कुछ लोग भी पढ़े लिखे भी हैं वो भड़काने काम कर रहे हैं। There are so many people who are more educated, but what I've seen that the people who are more educated, they are more troubling for the society. I don't want to name them. There are so many research, there are so many Islamic scholars in India. People know their name very well. These people are misguiding the entire Muslim community. They are scientifically analyzing the Quran and calling all the scholars from different religious backgrounds, and they are all like beating their own drum. They are trying to be the victorious fellow. Oh man, oh you can be winner. But we can be, we are winner only on the debate, only on the studio. But see the condition, economic condition of our community, the Islamic people. See the level, like be the result of UPSC. In UPSC, what is the percentage of Muslims who are qualifying with UPSC? What is the percentage of Muslims who are getting into IIT? What are the percentage of the people who are getting into medical colleges? So you can boast of your Quranic things, etc. But you cannot. But if you come to the real ground, you see that you stand nowhere. So my opinion, my logic or my perspective is very clear that we should work on grassroots level. We should not divide the people. We should not misguide the people. You read Quran, no problem. You read Gita, no problem. You read everything, man. But you read only for your mental peace. You should follow spirituality. You should follow meditation. You should not be a blind follower. I salute Mr. Karl Marx. Karl Marx gave a very wonderful statement that religion is the opium of masses. So here the same things you can see. The people are practically following here. You can see that 2 years ago when I was in Pondicherry, it was the matter of 2017. On the same day, Muharram Tajia and Durga Puja was observed, and people from both communities they clashes with each other. Why? In the name of religion. Religion cannot give you bread and butter, man. Suppose you are my brother, I am also a brother. We have to live together. How can we fight two leaders giving their opinion in the studio, and based on their opinion you are fighting? This is sheer nonsense. So my opinion is very simple, that you follow Quran, no problem. You read Quran only for mental peace. You read any scripture of the world, Vedas, only for mental peace. There have been so many examples, like Swami Vivekananda. He went to Chicago, he gave a speech. He was a fine man. He was like whatever you see, like in Bengal, West Bengal, he was socially formal. Whatever the ill practices he witnessed in West Bengal, he tried himself to his level best to eradicate all social problems. So we should follow them. Being a Muslim, I don't consider myself as a Muslim or as a Hindu, as an intellectual, as a human being. And you people have a child who is born right now, you are giving him identity. He doesn't know even who I am. If he is born in Muslim family, you give him Muslim name, like say Muhammad or Imran or Kamran, whatever. If a child is born into Hindu family, you give him like Binay Bhusar or you give him Amit Pandey, etc. But man, it is your opinion. But biologically all are equal. So my opinion is. अभी अपने
समुदाय के बारे में, जो नट कम्युनिटी है उसके बारे में आपने अभी बहुत सारी बातें कही कि उनके पिछड़ेपन के कारण ये है, उनको ऐसे आगे आना चाहिए, तो आप उनके लिए एक क्या ऐसा रास्ता बताना चाहेंगे जिस पे आके और वो सुधर सकते हैं और उनकी स्थिति बदल सकती है और समाज में उसके उदाहरण भी मौजूद हों? सर देखिए, बता रहा हूँ, जिस तरह से आप देखें इतिहास, देखिए भारत का इतिहास, यहाँ पर जो हिंदू वर्ग में, जो हिंदू धर्म में जो ब्राह्मणवाद था, चाहे जो शूद्र जाति के लोग थे, उनको लगा कि नहीं यार, हमको इनसे अलग होकर कुछ करना। उन्होंने रिवोल्ट किया। उनको लगा कि नहीं, पढ़ना है, जरूरी है। हम जो है इस कट्टरता से, पूजा पाठ से, आडंबर से, जो कुरीतियाँ हैं, जो ब्लाइंड फेथ है, अंधविश्वास से, उससे बाहर निकलें। जैसे पूजा पाठ करना, बहुत तरह के डेली हर एक डे पर उनका पूजा पाठ करता था कि अब संडे को करना है, मंडे को करना है, तो पूरे के पूरे दिन उनका उसमें लगा रहता था, वो कुछ करते नहीं थे। तो वहाँ पर जब चेतना लोगों में आई, लोग जब पढ़े लिखे, तो उन लोगों ने अपने कौम के लोगों को समझाया। उन्होंने कहीं ना कहीं मतलब एक शिक्षा का पाठ पढ़ा कि नहीं भाई, आपको पढ़ना है, पढ़ाई के जरिए कुछ कर सकते हैं। तब देखिए, अभी भी देखिए कि एससी के लोगों को कितना उत्थान हुआ है। अभी एससी में आपको आईएएस मिलेंगे, आईटीआर मिलेंगे, एमपी एमएलए मिलेंगे, कितनी एसटी सुधरी। तो जो हमारे कौम के लोग हैं, अभी भी कहीं ना कहीं जो दकियानुसी जो है, धार्मिक दकियानुसी कर सकते हैं। जैसे ब्लाइंड फेथ है, जैसे अरे आप कुरान पढ़िए, कुरान पढ़ने से कोई रुकता नहीं, आप नमाज पढ़िए, लेकिन उसी के चक्कर में रहकर आप पूरे दिन गंवा दें, उसी में लगे रहना, पढ़ें, तो ये आपकी बेवकूफ़ी होगी। आप कहने का मतलब कि अगर कोई अपर कास्ट मुस्लिम कहे कि नहीं आप कुरान पढ़िए, अपने बेटे को भेजिए, मदरसा भेज दीजिए कि वो पढ़ेगा, हाफिज बनेगा, मौलवी बनेगा, इससे उसका उत्थान होगा, तो बेवकूफ़ी है। क्योंकि आपका बेटा कुरान पढ़े, मौलवी बने, हाफिज बने, और रुपया का 5 महीना का 5-10 हज़ार कमाए, उनका बेटा ऑक्सफोर्ड जाए, इरफान है, उसका बेटा ऑक्सफोर्ड से पढ़े, वो खुद ऑक्सफोर्ड से पढ़े, उनकी फैमिली बड़े हो, तो वो लोग आगे बढ़े। और जो हमारे छोटे वर्ग के लोग हैं, उनको भेजे मदरसा में, बच्चा गया मदरसा में, तो वहाँ पर साइंस का सर कोई दूर दूर तक आता नहीं है। मदरसा में है क्या कि उनको कुरान पढ़ाया जाता है, और कुरान में भी कौन लोग पढ़ा रहे हैं? वो लोग पढ़ा रहे हैं कि जो कुरान को रट्टा लगा लिए हैं, उनको अनुवाद नहीं आता सर, तर्जुमा नहीं आता। कुरान को मैं लाइक करता हूँ, सपोर्ट करता हूँ, सम्मान करता हूँ, मतलब वो कहीं ना कहीं थियोलॉजिकल स्क्रिप्चर का। लेकिन दिक्कत क्या है कि सर, हमें कुरान तब समझ में आएगा जब हमको उसका हिंदी अनुवाद किया जाएगा। तो क्योंकि हम कह रहे हैं कि आप कुरान पढ़ो, काम भर के पढ़ लो यार, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी तो पेट भरना है, पेट किससे भरेगा? पढ़ाई से भरेगा। आप नमाज पढ़िए, कुरान पढ़िए, लेकिन आप जो कट्टरवादी चीज़ से बाहर निकलिए। अपने बच्चों को एक अच्छे निजी स्कूल में भेजिए, ताकि बच्चा वहाँ से पढ़े, पढ़ लिख कर OIT जाए, NIT जाए, एम्स जाए, मेडिकल कॉलेज जाए, CA बने, IAS बने, IPS बने, तब जाकर आप विकास के मुख्य जुड़ पाइएगा। तो हम अपने समाज के लोगों से यही अपील करेंगे कि जो आप दीन के चक्कर में पढ़कर आप दीन ही न बने, आप आगे आएँ, विकास करें, साइंस पढ़ें सर, साइंस। टीवी मैकाले ने बहुत अच्छा काम किया, जो थॉमस वेलिंगटन मैकाले था, जो कि इंग्लिश मीडियम स्कूल का स्थापना किया, यहाँ पर लाया। आज देखिए इंग्लिश मीडियम स्कूल पूरे वर्ल्ड में है। तो आप उसको सोचिए कि इंग्लिश मीडियम पढ़ना कितना जरूरी है। आप साइंस पढ़ाइए बच्चों को, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ाओ यार, बायोलॉजी पढ़ाओ, आर्ट पढ़ाओ, ब्रिटिश पढ़ाओ, ताकि बच्चे का माइंड एक्सप्लोर हो, उसका मेंटल हॉरिजन बढ़े, और उसको लेके यहाँ कुछ करना है। अगर उसको पढ़ना है थियोलॉजी, कोई बात नहीं, ऑक्सफोर्ड जाए, वो इस्लामिक स्टडीज से BA MA PhD करे, प्रोफेसर में कौन रोकता है? अगर आपको थियोलॉजी पढ़ना है तो गो टू जामिया मिलिया इस्लामिया, वहाँ से BA इन इस्लामिक स्टडी करो, MA करो, तब तो आपको समझ आएगा। हमारे गांव के चंद जो मुल्ला कटमुल्ला हैं, उनको धर्म नहीं आता सर, वो आडंबर है। आप इस आडंबर से बाहर निकलिए, और तभी आपका विकास संभव हो सकता है। तो बस एक अंतिम में यही कहूँगा कि आप कुरान पढ़ें, नमाज पढ़ें, इससे कोई आपत्ति नहीं है, अपने धर्म का सम्मान करें, लेकिन आप पूरे दिन उसमें न लगाएं। आप एक दूसरे वे में न सोचें। आप साइंस पढ़ें, बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजिए, तो साइंस पढ़े, मैथ पढ़े, लॉजिक पढ़े, और वो नौकरी भी प्राप्त करे। बस हम ये चाहते हैं। तभी गुलामी दो तरह की होती है, एक होती है फिजिकल स्लेवरी, एक होती है मेंटल स्लेवरी। तो अगर आपको किसी को फिजिकल स्लेव कर दोगे, इंस्लेव कर दोगे, सपोज इफ यू पुट समबडी बिहाइंड बार्स, तो उसको पता है कि चलो 2 साल बाद 10 साल बाद निकल जाएगा, उसके बाद वो कुछ कर लेगा। लेकिन अगर आपने किसी के दिमाग को ही बांध दिया कि यार तुम नट कॉमेडी के हो, तुम पढ़ने लायक नहीं हो, तुम इसी के लायक हो, तुम नहीं कर पाओगे, तो हमारे धर्म के लोगों को मेंटली स्लेवरी का भी दंड झेलना पड़ा है। मैं अपनी बात बता रहा हूँ सर, कि जब मैं पढ़ाई करके निकला, तो ऐसे 10th तक तो ऐसे आया भी नहीं, वेरी ब्राइट स्टूडेंट। तो मुझे मैं अपने आप से कभी हारता नहीं हूँ, मुझे पता है कि मुझे कुछ करना है। जैसे 10th पास कर लिया, तो लोगों को लगे कुछ कर लेगा, तो हमारे अगल बगल लोग जल्दी से करें क्या करेगा। तो मैंने देखा कि लोगों ने कैसे मेंटली मुझे डिस्टर्ब किया, मेंटली टॉर्चर किया। वो कुछ बोलेगा नहीं, लेकिन उसकी बड़ी बहुत खतरनाक थी। आज जब मैंने इंटर किया, BA किया, MA किया, ये सब करने के बाद संपन्न रहा, तब मैंने कुछ कहते हुए स्थिति ठीक ठाक रही। अब लोग लगता है कि अरे कुछ कर जाएगा। तो मुझे लगता है कि एक इंसान के विकास में सबसे बड़ी बात है कि समाज भी है, खासकर जो सैयदवाद ब्राह्मणवाद है, या किसी अन्य तरह के जो अपर कास्ट लोग हैं, उनको लगता है कि अरे यार अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा से रहना, या दिल्ली पढ़ना, JNU जाना, IT जाना, दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना, जामिया जाना, MU जाना, इंडिया के टॉप में पढ़ना, अच्छा कपड़ा पहनना, और मतलब सारे देख ढंग का लग्जरी लाइफ जीना, उन्हीं का एक अधिकार है, उन्हीं का एक मतलब कहीं ना कहीं उनका एक मोनार्की है। लेकिन ये बिल्कुल गलत, ऐसा नहीं है। और मुझे लगता है कि हमारे कौम के लोगों को आगे आना चाहिए, सरकार को हेल्प करना चाहिए, ताकि हम भी कदम कदम मिलाकर कुछ बढ़िया कर सकें। आपको लग रहा है